व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे। प्रैक्टिकल पोर्शन ऑलरेडी खत्म हो गया है, पूरा प्लेलिस्ट मैंने अच्छे से मेंटेन किया है। थ्योरी पोर्शन के भी 2 चैप्टर्स हम लोगों ने कर लिए हैं। आज मैं तीसरे चैप्टर पे आ गया हूं जिसमें मैं आपको सेंसस और सैंपल मेथड के बारे में चीजें बताऊंगा। वन शॉट पढ़ेंगे और 15 से 20 मिनट में आपका टॉपिक हो जाएगा समाप्त। आइए जल्दी से शुरू करते हैं और सीखते हैं व्हाट इज सेंसस, व्हाट इज सैंपल, कैसे इसके अंदर चीजें होती हैं। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं बेटा जी हम लोग सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर बहुत बेसिक सी चीज है। सबसे पहले आपको देखना है कि व्हाट इज यूनिवर्स या व्हाट इज पॉपुलेशन। ठीक है, तो यूनिवर्स या पॉपुलेशन हम किसको बोलते हैं? जिन भी आइटम्स की स्टडी आप कर रहे हो, स्टैटिस्टिक्स में जिन भी आइटम्स की स्टडी कर रहे हो उसको यूनिवर्स या पॉपुलेशन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल आप किसी क्लास 12th की एवरेज हाइट देखना चाहते हो स्टूडेंट्स की, तो क्लास 12th की स्टडी कर रहे हो उसको आप यूनिवर्स या पॉपुलेशन बोलोगे। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर कॉलोनी में 10 हाउसेज में लिटरेसी रेट की स्टडी कर रहे हो, तो वो जो 10 हाउस में जितने भी लोग हैं उनको पॉपुलेशन या यूनिवर्स बोला जाएगा। तो देखो क्या है यूनिवर्स या पॉपुलेशन? यूनिवर्स और पॉपुलेशन रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ आइटम्स टू बी स्टडीड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। पॉपुलेशन मीन्स द एग्रीगेट ऑफ ऑल द आइटम्स व्हिच वी वांट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। सही है। अच्छा, अब सैंपल किसको बोलते हैं? सैंपल बोलते हैं बेटा जब आप किसी पूरे के पूरे यूनिवर्स में से कुछ 2-4 लोगों को निकालते हो और उनकी सैंपलिंग करते हो, है ना। जैसे मैंने बोला कि भैया एक स्कूल में 5000 बच्चे हैं और हमें एवरेज हाइट देखना है, तो 5000 की तो एवरेज हाइट मेजर करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला 100 की लाइन लगा दो। तो 100 की लाइन लगाई या 200 की लाइन लगाई। अब लाइन लगा के हर लाइन में से 5 6 का सैंपल निकाल लिया, तो उसको हम सैंपल बोलते हैं, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अ सैंपल इज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ आइटम फ्रॉम द यूनिवर्स वेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉर्मर आर सपोज टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेटर। इसका मतलब जो 5-6 हमने निकाले हैं बस वो पूरी की पूरी रो को ही रिप्रेजेंट कर देंगे, इसी को हम सैंपल बोलते हैं। राइट, बाकी इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। यहां से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आता है सेंसस मेथड। देखो आपको जब भी डेटा कलेक्शन करना है, जब भी आपको किसी चीज की स्टडी करनी है, जब भी आपको कोई स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट करनी है, तो 2 मेथड्स हैं, सेंसस, सैंपल। ओके, सेंसस क्या है सर? सेंसस होता है बेटा जब आप एक एक आइटम की प्रॉपर स्टडी करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंसस बोलते हैं। इसका क्या मतलब है सर? जैसे मैंने बोला कि आपको एक कॉलोनी में एवरेज हाइट देखनी है। ठीक है, अब एक कॉलोनी में 6 ही घर हैं और हर घर में 5-7 10 लोग हैं मैक्सिमम। सही है, तो 6 ही घर हैं, 5-7 10 लोग मैक्सिमम है, तो 50-60 लोगों की एवरेज हाइट देखनी है, तो 50-60 का आप मेजर कर सकते हो। आप जाके एक एक की मेजर करोगे, एक एक आइटम को कवर करोगे। इस मेथड को बोला जाता है सेंसस मेथड। ठीक है, तो सेंसस में क्या लिखा हुआ है? इट इज द मेथड इन विच डेटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स। ध्यान रखना, हर आइटम कवर होगा, और पॉपुलेशन रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सही है, परफेक्ट है। अच्छा, अब मोस्ट सुटेबल एग्जांपल सेंसस का हम बोल सकते हैं, जैसे पॉपुलेशन काउंट होता है तो घर जा जाके हर घर से डेटा कलेक्ट किया जाता है और पॉपुलेशन में लिखा जाता है, इसको हम सेंसस बोलते हैं। इसका क्या क्या सुटेबिलिटी है, कहाँ चलता है? जहाँ पे स्मॉल साइज हो, जहाँ पे डेटा छोटा कलेक्ट करना हो, वाइडली डाइवर्स आइटम्स हो, सब अलग अलग तरीके के लोग हो, मतलब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ना हो, उसके बाद एक्यूरेट डेटा चाहिए आपको, और काफी इंटेंसिव एग्जामिनेशन चाहिए, तो वहां पे सेंसस काम करता है। मेरिट्स क्या है बेटा? देखो वही वाली बात है, रिलायबल और एक्यूरेट। अब देखो हर आइटम कवर हो जाएगी तो ऑफ कोर्स रिलायबल होगा, एक्यूरेट होगा। स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जहां पे लोग सिमिलर ना हो, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हो, वहां पे ये चलता है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, अनएम्प्लॉयमेंट की, पॉवर्टी की, करप्शन, इस तरीके की चीजों में बहुत ज्यादा सूटेबल रहता है हमारे पास सेंसस मेथड। नेक्स्ट है लेस बायस्ड। लेस बायस्ड होता है सर, लेस बायस्ड का मतलब इसके अंदर मैनिपुलेशंस के चांसेस कम से कम होते हैं, क्योंकि आप हर आइटम को कवर करके खुद से डेटा कलेक्ट करते हो। कोई भी 3 पॉइंट आप यहां से याद कर सकते हो। ठीक है, डीमेरिट्स क्या होंगे? बहुत कॉस्टली होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, लार्ज मैन पावर चाहिए, लार्ज इन्वेस्टिगेशंस के लिए सूटेबल नहीं है। हम लोग इसके बारे में ये लिख सकते हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, लार्ज इन्वेस्टिगेशंस में नहीं चलेगा, टाइम कंज्यूमिंग लिख सकते हो, बहुत बड़ी मैन पावर चाहिए यार, इतनी सारे एरिया को कवर करने के लिए एक अकेला इंसान कैसे करेगा, तो बहुत मैन पावर इसके अंदर चाहिए।
ठीक है, ये इसके डीमेरिट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों सैंपल मेथड। सैंपल मेथड में क्या होता है हमारे पास, सैंपल मेथड में होता है कि आपने छोटा सा कोई सैंपल लिया और उससे पूरे ग्रुप के बारे में बता दिया, सही है या नहीं है। कि फॉर एग्जांपल आपने, जैसे डॉक्टर्स क्या करते हैं, ब्लड थोड़ा सा हमारी बॉडी में से निकालेंगे और पूरी बॉडी का ब्लड ग्रुप बता देंगे, वो एक सैंपल ही तो है या नहीं। ठीक है, अब कोविड का देखो, कोविड का किस तरीके से बताया जाता था कि कितने कोविड पेशेंट्स होंगे, तो हम क्या करते थे, हर कॉलोनी में से कुछ बेसिक रैंडम टेस्टिंग्स कराते थे। एयरपोर्ट्स पे रैंडम टेस्टिंग्स हो रही थी, रैंडम टेस्टिंग करा के वहां से देख लेते थे कि एवरेज बेसिस पे इतने लोग पक्का बीमार होंगे, कि अगर एयरपोर्ट पे 100 लोगों ने विजिट किया, 100 में से 10 का टेस्ट हुआ और 10 में 5 कोविड पॉजिटिव पाए गए, तो उस सिनेरियो में हम बोलेंगे कि 10 में से अगर 5 पाए गए तो लगभग 50% लोग क्या है, कोविड में पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जब हम सबको कवर ना करके कुछ बेसिक लोगों को बीच में से चुन चुन के एज अ सैंपल काम करते हैं, उसको हम सैंपल मेथड बोलते हैं। तो देखो लिखा हुआ है, सैंपल मेथड इज दैट मेथड इन विच डेटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैंपल ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम्स taken from the population and conclusions are drawn on their basis. जैसे by examining only a few drops of blood, a doctor determines the blood group of a person. ये कहाँ चलेगा, जहाँ पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो, बहुत बड़ी है तो एक एक को कवर नहीं कर सकते, सैंपल चलता है वहाँ पे। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, इंटेंसिव एग्जामिनेशन आपको नहीं चाहिए, मतलब बहुत डिटेल एग्जामिनेशन नहीं चाहिए, और जब डिफरेंट आइटम्स जो हैं यूनिवर्स की वो काफ़ी सिमिलर हैं, मतलब मिलते जुलते कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वहाँ पे भी ये चल सकता है। ये इसकी सूटेबिलिटी हो गई बच्चों। इसके मेरिट्स क्या होंगे, इसके मेरिट्स वो सारे के सारे होंगे जो सेंसस के डीमेरिट थे, और जो सेंसस के मेरिट थे वो सारे इसके डीमेरिट होंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिकल है ये, वो कॉस्टली था, देखो ये इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल क्यों है, क्योंकि सबको कवर नहीं करना। टाइम सेविंग है, देखो वो टाइम कंज्यूमिंग था, ये टाइम सेविंग है क्योंकि सबको कवर नहीं करना, बेसिक आइटम्स को लेना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स कवर करी जाती हैं तो एरर ढूंढना आसान होता है कि गलती कहाँ पे हुई है। जहां पे सॉरी कवर करी जाएंगी तो एरर ढूंढना मुश्किल है, राइट। आगे लिखा हुआ है मोर साइंटिफिक। फिशर ने ये बोला था कि ये ज्यादा साइंटिफिक है क्योंकि इसके अंदर आप कन्वीनियंटली आराम से सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हो और स्टडी कर सकते हो। डीमेरिट की अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं पार्शियल है। देखो वहां पे 100% कवरेज थी, यहाँ पार्शियल कवरेज है, तो रिजल्ट शायद 100% एक्यूरेट ना आए। डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैंपल, अब सैंपल कैसे फ्रेम किया जाए कई बार यही नहीं समझ में आता। कौन से एलिमेंट्स पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, सही से करेंगे भी या नहीं करेंगे ये भी समझ में नहीं आता, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। रॉन्ग कंक्लूजन्स, कई बार आंसर्स गलत आ सकते हैं, कंक्लूजन गलत निकल सकता है क्योंकि है तो सैंपल ही ना, 100% कवरेज तो नहीं है, तो शायद आपने गलत सैम्पलिंग अगर कर ली तो कंक्लूजन गलत आ जाएगा, राइट। ये इसके डीमेरिट्स होते हैं बेटा। इसके बाद एक अच्छा सैंपल कैसा होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे चीजें बताई गई हैं। तो एक अच्छा सैंपल कैसा हो, रिप्रेजेंटेटिव हो। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कि वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर दे, है ना। जैसे हम लोग एक स्कूल की क्रिकेट टीम बनाते हैं तो वो सैंपल ही तो होता है, पूरा स्कूल तो नहीं खेल सकता, लेकिन पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट करती है। पूरे कॉलेज की टीम पूरे कॉलेज को रिप्रेजेंट करती है, तो ऐसा होना चाहिए जो रिप्रेजेंटेटिव हो, राइट। इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि एक आइटम आपने जो इंक्लूड करी है वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे के साथ ही अच्छा परफॉर्म करती है वैसे नहीं करती, तो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी भी आइटम की किसी दूसरे आइटम पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए बच्चों। होमोजीनियस होना चाहिए, होमोजीनियस का मतलब सेम होने चाहिए। इफ मोर देन वन सैंपल इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ यूनिवर्स, सैंपल शुड बी होमोजीनियस टू ईच अदर। एक दूसरे से मिलते जुलते होने चाहिए, अलग अलग क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए सैंपल्स की, तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा। एडिक्वेसी, एडिक्वेट सैंपल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपको 10,000 लोगों की स्टडी करनी है और आपने 2-4 लोगों का सैंपल ले लिया तो ऑफ कोर्स वो एडिक्वेट नहीं है। अगर आप 10,000 की स्टडी नहीं कर सकते तो कम से कम 1000 तो लो सैंपल में, 10% तो लो। तो एडिक्वेसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भैया मैं एक कॉलोनी में घूम आया, उसमें मैंने पॉपुलेशन देख ली, उससे मैं पूरे इंडिया का पॉपुलेशन बता दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सैंपल एडिक्वेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा सैंपल कैसा हो, रिप्रेजेंटेटिव, इंडिपेंडेंट, होमोजीनियस, एडिक्वेट। नेक्स्ट आता है बच्चों, अब ये जो हम सैंपलिंग करते हैं ये सैंपलिंग करें कैसे, किस तरीके से सैंपलिंग करी जाए, क्या सैंपलिंग के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। तो सैंपलिंग के बेटा 6 मेथड्स बताए गए हैं, RPSSQC, याद रखना RPSSQC, RPSSQC, रैंडम, पर्पसिव,
स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, कोटा, कन्वीनियंस, सारे आपने पढ़ने हैं। बेसिक सबके मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएंगे, बहुत आसानी से आप याद कर लोगे, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखो नाम में ही इस पे सब कुछ लिखा हुआ है। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है सर? व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग? देखो रैंडम सैम्पलिंग होता है जहां पे आप रैंडमली सैंपल को सेलेक्ट करते हो। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक क्लास में से एवरेज हाइट का डेटा लेना है। ठीक है, तो मैं एक क्लास में गया, एक स्कूल में, और मैं आंख बंद करके मैंने बच्चों को बोला लाइन लगा लो, 10 लाइन लगा लो। अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो 10 लाइन लग गई। अब मैंने रैंडमली हर लाइन में से 2 3 4 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, 2 इसमें से आ जाओ, 2 इसमें से आ जाओ, आंख बंद करके 2 इसमें से आ जाओ, 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 1 इसमें से आ जाओ, ऐसे। जब मैंने ऐसे करा तो हर आइटम में से कोई भी सेलेक्ट हो सकता है, तो कोई बायसनेस तो नहीं है, मैं किसी की तरफ फेवर तो नहीं कर रहा हूं, रैंडमली किसी का भी सिलेक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, रैंडम सैम्पलिंग इज अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। ठीक है, ये आप लॉटरी में देखते हो और टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर में देखते हो। ये बस आप एग्जांपल्स लिख के आ सकते हो कि लॉटरी में पेपर स्लिप्स निकलती हैं, किसी की भी रैंडमली निकल सकती है ना। ऐसे ही टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, यहाँ पे भी एक रैंडम सैंपल निकाला जाता है और फिर टेबल्स फ्रेम करे जाते हैं उस हिसाब से, बस आप एग्जांपल्स के तौर पे लिख के आ सकते हो। ठीक है, इसके मेरिट्स क्या होंगे, इसके डीमेरिट्स क्या होंगे? सबसे पहले कोई बायसनेस नहीं होगा, यहाँ पे मैं मार्किंग करके चलता हूँ। आप लोग अगर इतना इतना भी लिखाओगे एग्जाम में आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा थ्योरी के चांसेस नहीं है। फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, कोई बायसनेस नहीं होगा। इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, हर किसी का इक्वल चांस है। बहुत सिंपल मेथड है, कोई इसके अंदर कैलकुलेशन नहीं है, कोई इसके अंदर हेडेक नहीं है। ठीक है, और यूनिवर्स जो है वो फेयरली रिप्रेजेंट करा जाता है सैंपल्स के थ्रू। ठीक है, ये सारे इसके मेरिट्स हैं बच्चे। डीमेरिट्स पे चलते हैं। सर क्या डीमेरिट्स होंगे, क्या ड्रॉबैक्स होंगे इसके? देखो, इट डजंट गिव वेटेज टू सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स। कई बार ऐसा हो सकता है कि सैम्पलिंग में, अब सपोज हाइट का एवरेज लेना था, अब लेट सपोज 10 में से 7 बच्चे कोई या तो बहुत शॉर्ट आ गए या बहुत टॉल आ गए। अगर बहुत शॉर्ट आ गए तो एवरेज हाइट शॉर्ट दिखा दी जाएगी, बहुत टॉल आ गए तो एवरेज हाइट टॉल दिखा दी जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि रेंडमली गलत हम लोग सैंपल पिक कर लेते हैं, रिजल्ट सही नहीं निकलता है ना। दिस मेथड डजंट गारंटी अ प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव। देखो, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन आया है नहीं आया इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। मेरिट एंड डीमेरिट क्लियर है, रैंडम क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट आता है पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग, अब देखो ये रैंडम का जितने भी ड्रॉबैक्स थे वो सब ये खत्म कर देता है। पर्पसिव होता है अपने पर्पस के हिसाब से सैम्पलिंग करना, रैंडम नहीं करोगे, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग करोगे। जिस चीज की आप स्टडी कर रहे हो उस स्टडी के अकॉर्डिंगली आप सैंपल लो। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, पर्पसिव सैम्पलिंग इज दैट मेथड इन विच इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस ऑफ सैंपल विच इन हिज और हर ओपिनियन आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव। जो उसको लगता है कि मेरे पूरे ग्रुप को, मेरे पूरे यूनिवर्स को बेस्ट रिप्रेजेंट करेंगे, उनको ही वो सेलेक्ट करता है। इसके मेरिट्स क्या होंगे? काफी सिंपल है ये भी। दूसरा, आप आइटम्स अपनी डेलिबरेटली, अपनी इच्छा से, अपने पर्पस के हिसाब से लेते हो। डेलिबरेटली का मतलब होता है आप अपनी चॉइस से। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल टू अलाउ द इंक्लूजन ऑफ दोज आइटम्स इन विच इट इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। अब ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि आप अपने हिसाब से लोगों को सेलेक्ट कर सकते हो, सैंपल को सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर कोई भी रिजिडनेस नहीं है कि आपको रैंडमली ही लेना है, अपने हिसाब से आप प्लस या माइनस कर सकते हो आइटम्स को। डीमेरिट्स, पर्सनल बायसनेस हो सकती है। अगर आपको अच्छा दिखाना है तो आप अच्छे अच्छे सैंपल ले लोगे, बुरा दिखाना है तो बुरे बुरे सैंपल ले लोगे, राइट। दूसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस, द रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स बिकम डाउटफुल। पर्सनल बायसनेस की वजह से रिलायबिलिटी थोड़ी सी डाउटफुल हो जाती है। रिलायबिलिटी का मतलब कि ट्रस्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, क्योंकि इसमें बायसनेस के चांस हैं बच्चों। ठीक है, तो ये होता है पर्पसिव। रैंडम हो गया, रैंडमली कहीं से भी ले लो। पर्पसिव हो गया पर्पस के साथ। तीसरा आता है बच्चों स्ट्रेटिफाइड। सर स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटिफाइड? देखो, स्ट्रेटिफाइड को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड सैम्पलिंग। मिक्स्ड सैम्पलिंग का मतलब हो गया कि इसमें रैंडम और पर्पसिव दोनों का मिक्स है। सर रैंडम और पर्पसिव दोनों का मिक्स कैसे है? देखो, इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम पर्पस के अकॉर्डिंगली कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे ग्रुप्स बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं क्लास में गया, मुझे स्टडी करनी थी कि लिटरेसी रेट क्या है, तो मैंने पहले अपने पर्पस के हिसाब से ग्रुप्स बनाया कि बॉयज़ का ग्रुप अलग होगा, गर्ल्स का ग्रुप अलग होगा।
मैंने अपने हिसाब से पहले उसको डिवाइड कर लिया पर्पस के हिसाब से, फिर बॉयज में से रैंडम सिलेक्शन कर लिया, गर्ल्स में से भी रैंडम सिलेक्शन कर लिया, तो दोनों का एक मिक्सचर हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब होता है बेटा ग्रुप्स बनाना। अब मैंने ग्रुप्स कैसे बनाए, बॉयज और गर्ल्स। आप ग्रुप्स कैसे बना सकते हो, क्लासेस के हिसाब से बना सकते हो, ब्लड ग्रुप के हिसाब से बना सकते हो, किसी भी तरीके से आपको ग्रुप्स बनाने हैं, है ना। Having different characteristics and some of the items are selected from each strata या each group so that the entire population get representative. It is also called mixed technique of sampling because this involve both purposive and random sampling. दोनों आ गया ना इसके अंदर। देखो पहले मैंने अपने पर्पस के हिसाब से ग्रुप बना लिए, फिर ग्रुप में से रैंडम मैंने सैम्पलिंग कर लिया, तो दोनों का ही मिक्स होता है स्ट्रेटिफाइड। मेरिट्स क्या होंगे, सब कुछ कवर कर लेता है। दूसरा, रिलायबल है क्योंकि आपने अपने हिसाब से भी काम किया है और रैंडम भी किया है। ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कंपैरेटिव एनालिसिस बिकम पॉसिबल। आप बड़े आराम से इसमें कंपेयर कर सकते हो क्योंकि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ग्रुप्स बनाए थे, राइट। डीमेरिट्स क्या होंगे, थोड़ा सा स्कोप लिमिटेड है। एंड दिस मेथड इज ओनली सुटेबल व्हेन देयर इज कंप्लीट नॉलेज। अगर आपको कंप्लीट नॉलेज है कैरेक्टरिस्टिक्स की तो ही आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज तो रैंडम ही ज्यादातर चलता है, राइट। तो अगर आपको कंप्लीट नॉलेज है तो ही चलेगा। दूसरा लिखा हुआ है अगर साइज ऑफ द पॉपुलेशन बहुत छोटा सा है तो फिर उसको फर्दर ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करोगे। तो अगर पॉपुलेशन साइज छोटा है वहां पे भी ये फेल हो जाता है क्योंकि वहां पे आप ग्रुप्स बना ही नहीं पाओगे। पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है तो ये चल सकता है, ठीक है, ये इसका एक डीमेरिट हो जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सर सिस्टमैटिक में क्या करते हैं बच्चों, सिस्टमैटिक में ना आप सारे के सारे पूरे पॉपुलेशन को न्यूमेरिकली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। न्यूमेरिकली मतलब जैसे सपोज मेरी क्लास में या मेरे स्कूल में 100 बच्चे हैं, ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई 10-10 की लाइन लगा लो, 10 10 10 10 10 10 ऐसे 10 लाइन लग गई। फिर मैं क्या करूंगा, पहले में से जिसका भी सिलेक्शन करूंगा। मैंने सपोज बोला मेरा लकी नंबर है 3 सपोज, ठीक है, तो मैंने पहले में से 3 ले लिया। अब उसका nth, अगले में 3 का nth 13, अगले में 23, अगले में 33, अगले में 43, अगले में 53, अगले में 63, ऐसे। सपोज आपने बोला कि सर 5 लेते हैं, मैंने कहा ठीक है, पहले में से 5, 15, 25, 35, 45 ऐसे सैम्पलिंग करी जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, ज्योग्राफिकली, अल्फाबेटिकली अरेंज्ड। कैसे भी कर सकते हो, न्यूमेरिकली कर सकते हो, ज्योग्राफिकली कर सकते हो, अल्फाबेटिकली कर सकते हो, और फिर एवरी nth आइटम ऑफ द न्यूमेरिकल आइटम इज सेलेक्टेड एज अ सैंपल। हर nth आइटम को एज अ सैंपल ले लेना है। क्या मेरिट्स होंगे, बहुत सिंपल मेथड है, हार्डली पॉसिबिलिटी है बायसनेस की क्योंकि आप एक सिस्टमैटिक वे में काम कर रहे हो तो कोई बायसनेस नहीं है, सिंपल है। डीमेरिट्स क्या है, एवरी आइटम डजंट गेट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड बिकॉज ओनली द फर्स्ट आइटम इज सेलेक्टेड ऑन रैंडम। बिल्कुल सही बात है, देखो सबको चांस नहीं मिलता क्योंकि सिर्फ पहला रैंडम हो रहा है, उसके बाद तो उसके nth ही चलता रहेगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सबको इक्वल चांस नहीं मिलता। पहली रो में तो सबको इक्वल चांस मिलेगा, उसके बाद तो बस उसके nth ही चलना है, राइट। इफ ऑल द आइटम्स आर होमोजीनियस दिस मेथड सर्व्स नो स्पेसिफिक पर्पस। अगर सारी आइटम्स होमोजीनियस होती हैं यानी सेम तरीके की होती हैं तो फिर इस मेथड का कोई खास पर्पस नहीं है क्योंकि आप अपने हिसाब से तो सिलेक्शन कर रहे हो, फायदा क्या हो रहा है, सही है। तो ये हम बोल सकते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट आता है बच्चों कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, कोटा का मतलब होता है बेटा कि आपको डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन को डिवाइड करना है और फिर उसके अंदर से आपको सैम्पलिंग करनी है। सर कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, कैसी चीजें हो सकती हैं, देखो कोटा का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज, ठीक है। जैसे आपने पहले क्वालिटीज के बेसिस पे आप एक पर्टिकुलर कॉलेज में गए, ठीक है, उसके बाद आपने बच्चों की क्वालिटीज देखी कि कैसी क्वालिटीज इसके अंदर है, सही है। क्वालिटीज के बेसिस पे आपने सैम्पलिंग करनी है और गुड सैंपल अलग और पुअर सैंपल अलग। जब आप क्वालिटीज के बेसिस पे सैम्पलिंग करते हो उसको हम कोटा सैम्पलिंग बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स or classes according to their characteristics या qualities. This method is not very expensive but there is high possibility of personal biasness. इसके अंदर biasness हो सकती है क्योंकि आप अपने हिसाब से उनकी characteristics या qualities को define करते हो, right? Merits और demerits क्या होंगे इसके, तो कोटा में हम लोग बोल सकते हैं कि बायसनेस हो सकता है, ये इसका डीमेरिट है। इसका मेरिट ये हो सकता है कि टाइम सेविंग है,
ठीक है, लेस कॉस्टली है, ये सब हम इसके मेरिट्स में लिख सकते हैं। लास्ट होता है बच्चों हमारे पास कन्वीनियंट सैम्पलिंग, इसका भी सिर्फ मीनिंग गिवन है हमारे बुक्स में। तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग होता है जिसमें आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हो, एज पर योर कन्वीनियंस आप सिलेक्शन कर लेते हो, आपको जो मेथड ऊपर वाला ठीक लगे, रैंडम सही लगे, पर्पसिव ठीक लगे, और जी आपको कोटा ठीक लगे, आपको उसके हिसाब से स्ट्रैटिफाइड ठीक लगे, आपको जो भी मेथड ठीक लगे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ले लो, उसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग बोलते हैं। इन दिस मेथड सैंपल इज डन बाय इन्वेस्टिगेटर इन सच अ मैनर दैट सूट्स हिज कन्वीनियंस, जो आपको कन्वीनियंट है उस हिसाब से आप सैम्पलिंग कर लो। दिस मेथड इज सिंपलेस्ट एंड द लीस्ट एक्सपेंसिव, सिंपलेस्ट है, लीस्ट एक्सपेंसिव है, ये मेरिट्स लिख सकते हो, लेकिन अनसाइंटिफिक और अनरिलायबल है, ये आप इसके डीमेरिट्स लिख सकते हो। इट डिपेंड्स टू मच ऑन द विशेज ऑफ एनिमरेटर, एनिमरेटर के ऊपर डिपेंड करता है ये पूरा का पूरा मेथड, ठीक है। तो मेन तो शुरू के 4 ही हैं, कौन कौन से शुरू के 4 हो गए बच्चों हमारे पास? रैंडम, पर्पसिव, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक। कोटा और कन्वीनियंस का तो बस मीनिंग आपको पता होना चाहिए, दैट इज इट, डन सर। इसके बाद क्या है सर? इसके बाद क्या है सर? रिलायबिलिटी ऑफ अ सैम्पलिंग डेटा, कैसे माने हम लोग कि जो सैम्पलिंग हुई है वो रिलायबल है या नहीं है, ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। देखो रिलायबिलिटी सबसे पहले डिपेंड करती है कि साइज ऑफ द सैंपल कितना लिया गया है। अगर सैंपल साइज एडिक्वेट है, सैंपल साइज अच्छा है, तो ही आप उसको रिलायबल मान सकते हो, अदरवाइज आप उसको रिलायबल नहीं मानोगे। सर सैंपल साइज एडिक्वेट कैसे होगा? देखो वो डिपेंड करता है स्टडी टू स्टडी, है ना। अब सपोज एक स्कूल में 100 लोग हैं और 2 का सैंपल लिया गया, तो ऑफकोर्स वो रिलायबल नहीं है। 100 लोग हैं तो 20-30 का सैंपल लो, तभी तो रिलायबल होगा, है ना। तो सैंपल साइज सबसे पहले अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। दूसरा मेथड ऑफ सैम्पलिंग, कौन सा मेथड यूज करा गया है। अगर मेथड कोई उल्टा सीधा यूज करा गया है तो शायद वो ट्रू रिजल्ट ना दे, तो मेथड भी अच्छा होना चाहिए। तीसरा ट्रेनिंग ऑफ एनिमरेटर, जो एनिमरेटर है वो ट्रेंड था या नहीं था। अगर वो ट्रेंड होगा तो वो अच्छे से सैम्पलिंग करेगा, ट्रेंड नहीं होगा तो वो कुछ भी करेगा, तो फिर उस सिनेरियो में आप ये बोल सकते हो कि रिलायबल नहीं होगा वो डेटा। चौथा बायसनेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड एनिमरेटर, जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसके अंदर पर्सनल बायसनेस तो नहीं है, उसके अंदर किसी भी तरीके का भेदभाव तो नहीं है, उसके अंदर किसी भी तरीके का फ्रॉड या एरर तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर रिलायबल नहीं है सैम्पलिंग, ठीक है। तो रिलायबिलिटी चेक करने के लिए साइज ऑफ सैंपल चेक करो, मेथड ऑफ सैम्पलिंग चेक करो, एनिमरेटर ट्रेंड थे या नहीं थे ये चेक करो, और बायसनेस तो नहीं है ये चेक करो। लास्ट आता है बच्चों व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपल, एग्जामिनेशन में आ सकता है। सावधान इंडिया लिख लो और ध्यान से इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। कवरेज, सेंसस में एवरी आइटम कवर हो जाती है, सैंपल में सिर्फ कुछ आइटम्स कवर होती हैं। सूटेबिलिटी, ये वहां चलेगा जहां एरिया स्मॉल है, ये वहां चलेगा जहां एरिया लार्ज है। कॉस्ट, ये ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि सबको कवर करेगा, ये थोड़ा कम एक्सपेंसिव है क्योंकि सबको कवर नहीं करेगा। टाइम, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, एवरी आइटम कवर करनी है, ये इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। उसके बाद बच्चों नेचर ऑफ आइटम्स, सेंसस तब चलता है जब आइटम्स की डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये चलता है जब सेम कैरेक्टरिस्टिक है, किसी को भी ले लो रिप्रेजेंट कर देगा। एक्यूरेसी, या ये ज्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि सब कुछ कवर होता है, वो थोड़ा सा कम एक्यूरेट होता है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है बच्चों, स्क्रीनशॉट लो, बिटवीन सेंसस एंड सैंपल। इसी के साथ हमारा डिफरेंस भी समाप्त और हमारा चैप्टर भी समाप्त। आई होप बेटा जी आपको सेंसस और सैंपल भी समझ में आया होगा। अब हमारे पास बस छोटा छोटा चीजें बची हैं इसके अंदर, स्टैटिस्टिक्स में मेनली 2-3 दिन का काम और स्टैटिस्टिक्स समाप्त, राइट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। मिलता हूं मैं आपको न्यू वीडियोस के साथ। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।